नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि बोकारो से आ रही है। बोकारो में सेक्टर 4 सिटी सेंटर में गद्दा रजाई की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची रही। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग की लपटें काफी तेज होने से बुझाने में काफी परेशानियों का सामना भी इस दौरान करना पड़ा। गद्दा रजाई की दुकान से कई दुकानें सटी हुई हैं, जिससे दूसरी दुकानों में आग लगने का खतरा मंडरा रहा था। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। दुकान में रुई की मात्रा अधिक होने से आग की लपटें काफी तेज थीं, जिससे आग बुझाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। और अगली खबर गोड्डा से, जहां जमीन विवाद में दो गुटों में जमकर लाठियां चली। मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के बसंतपुर की ये पूरी घटना है, जहां दो गुटों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान खेत में पहुंची महिलाओं की जमकर पिटाई की गई। इसमें 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में जारी है। घायल के परिजन ने बताया कि गांव के अजय मांझी, दिलीप मांझी और उनके साथियों ने ये मारपीट की है, जिसमें खेतों की ट्रैक्टर से जुताई करवा रही लोगों की जमकर पिटाई की गई। लफड़ा है इसमें, बोला कि मतलब हम ट्रैक्टर से जोतेंगे जबरदस्ती जब, इसलिए जोर जनानी जितना घर में था सब गया उसको रोकने के लिए। इसको धकेल के वो सब लाठी चार्ज करके मारपीट के गिरा दिया। कितना आदमी घायल हुआ? हम लोग बाहर में थे, बाद में पता चला कि मार के गिरा दिया। तो वहाँ से हम लोग आए, देखते हैं 5-6 जनानी को मार के गिरा दिया है। किसी को पैर में चोट है, किसी को हाथ में चोट है, सबका लाठी टूटा हुआ है। तो शिकायत कर दिए थाना में? हाँ, इसका शिकायत थाना में किया, उसमें हम लोगों को भेजा गया है हॉस्पिटल। वही देखिए, गिरिडीह में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसडीपीओ और डीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें बालू लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्राइवर भाग निकले। सभी जब्त ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, ताकि बालू माफिया को कड़ा संदेश दिया जा सके। वहीं ग्रामीणों ने बालू माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई को आई वॉश करार दिया है। बालू चोरी का लगातार सूचना मिल रही थी कि शास्त्री नगर में या और अन्य जगहों पर बालू की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। तो उसको सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज सुबह में कार्रवाई किया और उसमें 5 ट्रैक्टर को बालू लदे रंगे हाथ पकड़ा गया और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारे टीम में जिला खनन पदाधिकारी गिरिडीह और थाना प्रभारी पचम्बा और यूआरटी के जवान और थाना के पुलिसकर्मी शामिल हैं। गिरिडीह में अवैध महुआ शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। दूर दराज के इलाकों में महुआ शराब बनाई और बेची जा रही है। इसकी सूचना पर उत्पाद विभाग ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया में महुआ शराब की भट्टियों पर छापेमारी की। इस दौरान शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं 12 क्विंटल जावा महुआ और शराब बरामद किया गया। अवैध कारोबार में शामिल 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लोहरदगा में पशु व्यापारी की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपी कुडू थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। एसडीपीओ ने बताया कि जबरन पशु छीनने के विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी ने चाकू के वार से व्यापारी को घायल कर दिया था, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। 5 गिरफ्तार आरोपी भी पशु व्यापारी ही हैं। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है, जिसमें निसार खान उर्फ टेपा, तबरेज पवरिया, आफ्ताब खान, हबीबुल्ला खान और मेहताब खान, सभी युवकों ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए। साथ ही बताएं कि 1 सप्ताह पहले प्राथमिकी अभियुक्त टेपा के ससुर के वो भी बैल के व्यापारी हैं, जो चानो थाना अंतर्गत मदरसा चौक में उनकी बैल को छीन ली गई थी। उसी के रिवेंज में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। और देखिए, गिरिडीह के गांवा में लापता सोनू रविदास की खोज डॉग स्क्वाड के साथ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सिरुआ पुल के पास नदी की धार के पास से वो लापता हुआ था।
पुलिस ने उसी स्थान पर खोजी कुत्ते को छोड़ा। डॉग स्क्वाड के पीछे पुलिस मुसहरी टोला होते हुए डाबर स्टेडियम तक पहुंची, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं सोनू की तलाश में गांवा और लोकाय थाने की पुलिस भी जुटी हुई है। एसडीपीओ खुद पूरे अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। उनका एक बाइक बरामद हुआ है नदी में। पुलिस काम कर रही है। हम लोग हर संभव प्रयास में है कि जितना जल्दी हो उनकी सूचना मिले। हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे आगे जानकारी होगी फिर आपके माध्यम से बताएं। परिजनों के द्वारा किसी पर आरोप भी लगाया गया है? परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी को आवेदन देने के बाद भी थोड़ा डिले हुआ, तो वो तो मामला हो गया। उस पर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग अनुशंसा करेंगे। वहीं धनबाद में कोयले के साथ ही लोहा चोर भी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोर अब स्क्रैप लोहे के साथ ही वाटर सप्लाई के लिए लगाई गई पाइप की भी चोरी करने लगे हैं। ताजा मामला बरोरा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 1 के मुराइडी कोलियरी का है, जहां कोलियरी से की जा रही जलापूर्ति की पाइपलाइन चोरों ने काट दी। सीआईएसएफ की टीम ने मौके पर छापेमारी की, जिससे चोर पाइप नहीं ले जा सके। सीआईएसएफ की टीम ने पिकअप वैन के साथ ही पाइप काटने में इस्तेमाल होने वाले गैस कटर और सिलेंडर को जब्त किया। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद घटना में शामिल अपराधियों की तलाश लगातार जारी है। और अगली खबर साहिबगंज से, जहां एक महिला दारोगा रूपा तिर्की की मौत मामले की न्यायिक जांच पूरी हो गई है, लेकिन इंक्वायरी कमीशन ने फिलहाल रिपोर्ट तैयार नहीं की है। माना जा रहा है कि कमीशन रिपोर्ट तैयार कर 8 दिसंबर से पहले सरकार को सौंप देगी। जांच करने वाले जुडिशियल कमीशन के हेड वीके गुप्ता ने बताया कि इस मामले में साहिबगंज में 18 लोगों की गवाही ली गई है। उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वीके गुप्ता ने बताया कि मामला अब सीबीआई के हवाले है, लेकिन सीबीआई ने भी कभी उनसे संपर्क नहीं किया। अब माना जा रहा है कि सरकार कमीशन की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। किसी ने भी कमीशन को इन्फॉर्म नहीं किया कि कोई भी आदमी उन 18 लोगों को जिन्होंने अपने एफिडेविट्स दिए हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है। और भी किसी आदमी ने साहिबगंज के बाद यहाँ पर कमीशन को अप्रोच नहीं किया। इसलिए आज कमीशन की प्रोसीडिंग मैं क्लोज कर रहा हूँ और अब अगले कुछ सप्ताह में रिपोर्ट जब तैयार हो जाएगी तो मैं गवर्नमेंट को। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए अब इस पूरे मामले की जांच एक नए सिरे से करने की कोशिश की जा रही है। अब सरकार कमीशन की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बता दें कि 6 जून को ये कमीशन फॉर्म हुई थी। उसके बाद ये कमीशन लगातार जो है साहिबगंज हो या फिर तमाम इस केस से जुड़े हुए रूपा तिर्की मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर जांच कर रहे थे। इसी पूरे सिलसिले में अभी तक 18 लोगों की गवाही कमीशन के द्वारा ली गई है और उसी के आधार पर रिपोर्ट जो है वो सरकार को देनी है। और इसे लेकर जो भी तमाम तरह की कवायदें हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। अब रिपोर्ट फाइनलाइज होना है। पूरे मामले को लेकर कमीशन के लोग जो हैं वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। जो पूर्व रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आयोग जो अपनी रिपोर्ट है वो तय समय सीमा पर यानी कि 8 दिसंबर तक वो सरकार को अवेलेबल करा देगा। उसके बाद सरकार इस पर पूरे मामले को लेकर जो आगे की कार्रवाई है वो कर सकती है। हालांकि बता दें कि इस पूरे मामले पर सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच कर रही है और फिलहाल उसकी जांच ज्यादा कारगर होगी क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा है। और हालांकि इस जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी इससे भी आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है, इसमें क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। कमीशन के जो चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश, हाईकोर्ट ने सीबीआई को कई बार फटकार भी लगा चुकी है हाईकोर्ट की उनकी जांच रिपोर्ट जो है वो सही मायने में सही दिशा में नहीं जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
जी, जाहिर तौर पर सीबीआई के द्वारा जो भी अभी तक जांच की जा रही है, कमीशन का भी कहना है कि उससे सीबीआई के लोगों ने कभी भी कांटेक्ट नहीं किया। हालांकि दोनों अलग अलग एजेंसियां थी, ये सरकार के द्वारा फॉर्म की गई है, लेकिन इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी उन्हें फैक्ट्स मिले हैं वो कारगर साबित हो गए। हालांकि फैक्ट्स क्या है इस बारे में फिलहाल कमीशन के द्वारा खुलासा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि अभी रिपोर्ट तैयार ही हो रही है, हालांकि कार्रवाई पूरी कर ली गई है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर क्या कुछ होता है। हालांकि सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई का अभी जो सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार सीबीआई को भी काफी कुछ क्लू मिले हैं। उस आधार पर हो सकता है आने वाले दिनों में सीबीआई की तरफ से भी कई बड़े खुलासे हों। जी ओम प्रकाश, जांच सीबीआई भी कर रही है, तो इस जांच कमीशन की रिपोर्ट की उतनी अहमियत नहीं है। जी, जाहिर तौर पर ये सरकार के द्वारा बनाई गई जुडिशियल एक कमीशन थी जो कि जांच कर रही थी, और इसी आधार पर जो कमीशन के जो नेतृत्व करता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि ये एविडेंस जो है वो सरकार के पास एडमिट हो सकती है और सरकार चाहे तो इसे कोर्ट की तरफ एडमिट करा सकती है। हालांकि कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। तो जाहिर तौर पर इसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, हो सकता है, लेकिन अगर इसमें कुछ नए तथ्य सामने आए और सरकार कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे तो हो सकता है कि जो सीबीआई जांच कर रही है उस मामले में जरूर मदद मिल सकती है। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर गोड्डा से, जहां सुडमारा पंचायत के बड़ा ताड़ में हाथी पिछले 15 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान हाथियों ने 6 से अधिक घरों को तोड़ दिया है, वहीं कई एकड़ फसल भी बर्बाद कर चुके हैं। कल देर रात भी हाथी गांव में घुसे थे और पूरी रात गांव में रहकर तांडव मचाने के बाद सुबह गांव से बाहर निकल गए। पूरी रात ग्रामीण आग जलाकर रतजग्गा करने को मजबूर रहे। वहीं वन विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है, लेकिन अब तक हाथी को इस इलाके से बाहर नहीं निकाला जा सका है। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो हाथियों को इस इलाके में प्रचुर मात्रा में भोजन मिल रहा है और यही वजह है कि हाथी यहां से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ रात भर रुकना चाहिए, हमको रात का हमारा कहता है बच्चा बुतरू लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमको प्रशासन दीजिए, रात भर प्रशासन यहाँ रुकना चाहिए। हाँ, गेहूँ चार हमको दीजिए, अभी घर में खाना नहीं है, क्या हम खाएंगे? अब बच्चा बुतरू के क्या खिलाएंगे? हमको चाहिए, हमको घर दीजिए। और पूरे भारत में गढ़वा एक ऐसा जिला है जहां लोग हर दिन गरीब होते जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़ों की माने तो गढ़वा के 99% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पूरे जिले की आबादी 13,22,287 है, जिसमें से 11,85,936 लोग सरकार से गरीबों को मिलने वाले राशन का उठाव कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। दूसरी ओर राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य अब कम रह गया है। दूसरी तरफ अधिकारी इस मामले में जल्द ही जागरूकता अभियान चलाकर संपन्न लोगों से कार्ड सरेंडर करने की अपील करने वाले हैं। 14 किलो पहले कितना मिलता था? 30 किलो। तब दिक्कत क्या होता है? 35 किलो में। हाँ, 35 किलो। अभी कितना मिल रहा है? 14 किलो। अब जानती जे काहे मिलला? हमरा घर 6 गो लइकन के नाम कटल बा। काहे? अब पता नहीं जे काहे कट गइल, डीलर कहलन जे वहीं से नहीं मिलत त यहाँ कहाँ से दिहूं? नहीं, लालका कार्ड बा। कितना राशन मिलला? राशन एक आदमी पर 5 किलो, अबरी मिलल बा 2 किलो। 91 के हिसाब से जो पॉपुलेशन है 13,22,387, उसके आलोक में राशन कार्डधारी NFSA के तहत टारगेट हम लोग को मिला था 11,86,051। इस टारगेट में हम लोग 11,85,936 कवर कर लिए। वो कुल होता है टारगेट का 99%। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताह में वे लोग सुरक्षा से अगर सरेंडर करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग जांच करके जांच उपरांत अगर पाए जाते हैं कि वे संपन्न व्यक्ति हैं और गरीबों के राशन में अपना वो ले रहे हैं
उनके विरुद्ध नियमानुसार हम लोग। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी और पुअर मोबाइल कनेक्शन से जूझ रहे झारखंड में अब 4G सेवा बेहतर की जाएगी। इसके लिए राज्य के 19 जिलों के 800 से अधिक गांवों का चयन किया गया है। इसके तहत जहां पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी, वहां मोबाइल सेवा के लिए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसमें रांची, बोकारो, दुमका, चतरा, गढ़वा सहित 19 जिले शामिल हैं, जहां नेटवर्क कनेक्शन बढ़ाने के लिए गांव में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। 4G सुविधा मिलने से इन इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लोग ई गवर्नेंस का लाभ भी उठा पाएंगे। वहीं सूचना तकनीक तक लोगों की पहुंच आसान होगी। अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में एक नई पहल की गई है। झारखंड को नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 19 जिलों के 887 गांव जहां पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी, वहां सेवाएं देने के लिए अनुमोदन दिया है। इसमें बोकारो जिले के 3 गांव, चतरा के 47 गांव, दुमका के 16 गांव, गढ़वा के 35 गांव शामिल हैं। इसके अलावा गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, पाकुर, पलामू के गांव शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सिमडेगा जिले में 36 गांव को शामिल किया गया है। 4G को अति उत्तम बनाने के लिए यह बैठक में फैसला लिया गया है। झारखंड को नई सौगात से 4G का जो अब स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, यानी झारखंड वासियों को इससे काफ़ी बेहतरीन संचार सुविधाएं मिलेगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। देश के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और कोरोना के खिलाफ जंग में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बीते मंगलवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया और देश के नागरिकों से टीके की दोनों डोज लेने की अपील की। इंसान के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और इसे सार्थक बनाने के लिए सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है। खासकर कोरोना महामारी के खतरे से देश को बचाने की जंग पूरी ताकत से जारी है। बीते मंगलवार को भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से यही संदेश दिया। उन्होंने वहां साइकिल रैली का उद्घाटन करते हुए देश के लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अपील की। हर घर दस्तक कार्यक्रम चालू किया, तब से सेकंड डोज लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और अगले दिनों में हम देश के हर नागरिक को वैक्सीनेटेड करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मेले में साइकिल से पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेल्थ कभी ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन इसका मार्केटिंग होना और इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसका लाभ आम जनता तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि किस तरह देश में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से हर नागरिक को डबल डोज देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं साइकिलिंग कैंपेन पिछले 12 साल से चला रहा हूँ। साइकिलिंग इज अ नॉट फैशन, इट्स अ पैशन टू मी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज पवेलियन में साइकिल चलाते हुए आए और उन्हें साफ तौर पे मैसेज दिया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए आपको खुद से मेहनत भी करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।